नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। तो प्यारे छात्रों, आज आप लोग क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है मेरे भाई 19 फरवरी को संस्कृत का। ठीक, तो संस्कृत का जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आप लोगों का संस्कृत का जो है VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं आज। ठीक, और वन शॉट में जितने भी आपके सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल का टोटल हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक मेरे भाई, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारा साथ अंत तक दीजिएगा और क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलो भाई, आप लोग का ज़्यादा टाइम नहीं ले और क्लास को स्टार्ट रहे। ध्यान रहे मेरे भाई कि आज जो सेशन होने वाला है इसी सेशन से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। ठीक मेरे भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है शुरू में 5-10 क्वेश्चन इन टोटला का तोतली का टोतली क्या बोल रहे हैं मेरे भाई। तो चलो मजाक हो गया। टोटल जो है यहाँ पर जो है आपको शुरू का 8-10 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका संस्कृत मीडियम में रहेगा। ठीक, क्योंकि ऐसी ही मीडियम में पूछा गया है। ठीक मेरे भाई, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखा जाए तो क्या कह रहे हैं मेरे भाई। कह रहा है कि महतो महियान कह, मतलब महान से महान किसको कहा गया है। तो महान से महान मेरे प्यारे भाई आत्मा को कहा गया है। किसको कहा गया है? आत्मा को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझिए तो ये पूरे संस्कृत का वन शॉट रिवीजन आज होने वाला है। ठीक मेरे भाई, और यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव फंसेगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अनु अनियान कह, मतलब अनु से भी छोटा कौन है। तो अनु से भी छोटा आत्मा है। क्या है मेरे भाई? आत्मा है। यहाँ पर भी ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जंतु गुहायाम कह निहितः। क्या पूछ रहे हैं मेरे भाई? जंतु गुहायाम कह निहितः, यानी कि जीवों के शरीर में कौन निहित है, कौन रहता है। तो जीवों के शरीर में आत्मा रहता है। क्या रहता है मेरे भाई? आत्मा रहता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हिरण्यमयन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम, यानी कि सच का किसका मुख जो है, किसका? हिरण्यमयन पात्रेण, यानी कि हिरण्यमयन यानी कि सोने के मुख पात्र से, हिरण्यमयन सोने के पात्र से, हिरण्यमयन पात्रेण मतलब सोने के पात्र से, कस्य मतलब किसका, मुखम मतलब मुख, अपिहितम मतलब ढका हुआ है, यानी कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। तो सोने के पात्र से मेरे भाई सत्य से, यानी कि सत्य का मुख ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर पुनः क्वेश्चन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो मेरे भाई 5वां क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि सत्य धर्माय प्राप्त क्यों अपावृणु, सत्य प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। ठीक, किसको हटाना देना चाहिए। तो सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए क्या हटा देना चाहिए भाई? हिरण्यमयन पात्रम, यानी कि सोना का जो पात्र है उसको हटा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो बड़ा ही मस्त क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखो भाई, ऐसे ही अब आपके एग्जाम में जो आने वाला है ये 5 क्वेश्चन जो था वो भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, और वो जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश मीडियम में पूछ चुका था पिछले 5-6 वर्षों में। सॉरी, इंग्लिश मीडियम नहीं, संस्कृत मीडियम, पिछले 5-6 वर्षों में। ठीक, अब जो पूछा है पिछले 5-6 वर्षों में वो हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन। ठीक, तो चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन देखा, मतलब 6 क्वेश्चन। मंगलम कहाँ से संकलित है? मंगलम कहाँ से संकलित है मेरे भाई? मंगलम जो है वो मंगलम जो है वो कहाँ से संकलित है? उपनिषद से। हाँ भाई मेरे, उपनिषद से संकलित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं मेरे भाई? मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है प्यारे साथियों? महर्षि वेदव्यास जी। कौन है? महर्षि वेदव्यास जी। मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है अणु से भी छोटा कौन है। अभी जस्ट हमने चर्चा की इस पर। अणु से भी छोटा कौन है? अणु से भी छोटा मेरे भाई आत्मा है। क्या है? आत्मा है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ठीक, तो अणु से भी छोटा कौन है? आत्मा है। अगला क्वेश्चन पर चले।
अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है किसकी जय होती है? तो मेरे भाई सत्य की जय होती है। किसकी जय होती है? सत्य की जय होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलिए मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या? अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बहती गंगा बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती गंगा के बारे में भी पूछ सकता है, नदी की जगह पर गंगा लिख सकता है, ठीक। तो बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी समुद्र में मिलती है। कहाँ मिलती है मेरे भाई? समुद्र में मिलती है। और गंगा जी भी समुद्र में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जंतु के हृदय रूपी गुफा में मेरे भाई आत्मा स्थित है। क्या स्थित है? आत्मा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया? ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है किसमें? मुंडकोपनिषद या फिर कठोपनिषद या फिर ईशावास्योपनिषद या फिर श्वेतासूत्रोपनिषद, किसमें बताया गया है मेरे भाई? फटाफट से आप लोग बताना। मुंडकोपनिषद। किसमें? मुंडकोपनिषद में आपको ब्रह्म को प्राप्त करने वाले जो मंत्र हैं उसके बारे में बताया गया है। ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? देवलोक का मार्ग प्यारे साथियों सत्य से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सत्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना मेरे भाई, ये सभी के सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने वाला है। तो भाई शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ फटाफट। जितने दोस्त हैं सबके साथ शेयर कर दो, बोल दो कि भाई क्लास कर लो, नहीं तो एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है, सत्य से क्या प्राप्त होता है? सत्य से क्या प्राप्त होता है मेरे भाई? सत्य से पृथ्वी लोक तो प्राप्त नहीं होगा। सत्य से जो है हमें देवलोक प्राप्त हो सकता है, नरक लोक तो नहीं होगा भाई। पृथ्वी लोक में है ही नरक लोक, सत्य बोलेंगे नरक लोक जाएंगे ना, ना बाबा ना। देवलोक प्राप्त हो सकता है। क्या प्राप्त हो सकता है? देवलोक प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम भाई पूरे एंजॉय के साथ देना है, टेंशन नहीं लेना है, कोई भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन है मृत्यु को बस में कौन कर लेते हैं? मृत्यु को बस में विद्वान लोग कर लेते हैं। कौन लोग कर लेते हैं? विद्वान लोग कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलें। अगला नंबर क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। हम यहाँ पर एक काम करना चाहते हैं कि पेन का कलर चेंज कर देते हैं, ठीक, ताकि अब जो होने वाला है वो बड़ा ही खतरनाक होने वाला है। राजशेखर की रचना, यहाँ पर थोड़ा सा पेन का साइज भी बढ़ा ले तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लो भाई हल्का सा बढ़ा लिए, ठीक। लो, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है मेरे भाई? राजशेखर की रचना जो है वो कवि मीमांसा है। काव्य मीमांसा क्या है? काव्य मीमांसा है। ऑप्शन नंबर सी नहीं भाई, ए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कुटनीमतम, क्या? कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? कुटनीमतम काव्य के कवि कौन है? दामोदर गुप्त। कौन है मेरे भाई? दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपको पूछ रहा है पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। कौन है मेरे भाई? पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? अपने बिहार की राजधानी पटना में। कहाँ है भाई मेरे? पटना में। और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, ठीक मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि पाटलिपुत्र का क्या? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुद्ध काल में, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। क्या नाम था मेरे भाई? पाटलीग्राम, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे। हमारा पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? पाटलिपुत्र अपने बिहार की राजधानी है। भाई ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, लेकिन देखो भाई 2020 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। 2020 जो एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट सीटिंग में पूछ दिया था कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान क्वेश्चन रहेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कह रहा है कि पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। कौन सा नाम है मेरे भाई? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी, ठीक मेरे भाई। देखो वो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? अगला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था?
क्या पूछ रहा है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। मेगास्थनीज पटना जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है। अपने पाटलिपुत्र का वर्णन है मेरे भाई पटना का। किसका, पटना का। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अलस कथा के रचयिता कौन है। देखो भाई, अलस कथा जो चैप्टर है उसमें प्रवेश कर चुके हैं। और एक चीज़ आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो चैप्टर लिखा हुआ है उस चैप्टर का रचयिता कौन है, ये ध्यान में जरूर रखिएगा। देखो भाई 2020 में पूछ चुका है। ठीक, वैसे हम सभी VVI क्वेश्चन अभी करा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक, तो एक बार और रिवाज मार सकते हैं। क्या, अलस कथा के रचयिता कौन है। अलस कथा के रचयिता जो है वो विद्यापति जी है। कौन है मेरे भाई, विद्यापति जी है। जो कि ये जो कहानी है वो मिथिलांचल की कहानी है। ठीक, कहाँ की है, मिथिलांचल की कहानी है। इसलिए विद्यापति जी जो है वो मिथिला से बिलोंग करते थे, इसलिए वो मिथिलांचल की कहानी लिखे थे। ठीक, तो अलस कथा का रचयिता कौन हो गए मेरे भाई, विद्यापति जी। कौन हो गए, विद्यापति जी। यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ पेन तो भाई काम नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग ऑप्शन नंबर बी देख पा रहे होंगे विद्यापति जी का। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखें थोड़ा सा भाई। हाँ चलो, अगला क्वेश्चन मस्त ही क्वेश्चन है। कि अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। यहाँ पर हमें लगता है भाई पेन कुछ काम नहीं कर रहा है तो हम थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं। ठीक, चलो भाई आप लोग तब तक बताओ अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है। अलस कथा पाठ पुरुष परीक्षा से संकलित है। किससे संकलित है मेरे भाई, पुरुष परीक्षा से संकलित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो है पेन भाई हमें लगता है कुछ गड़बड़ी हुआ है इसलिए नहीं चल पा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन में कुछ खराबी आ गई है क्या, अब चलने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वीरेश्वर कौन था। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर मेरे भाई मिथिलांचल का मंत्री था। कौन था, मिथिला का मंत्री था। कौन था मेरे भाई, मंत्री था। वीरेश्वर कौन था, मंत्री था। वीरेश्वर कौन था मेरे भाई, मंत्री था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। ऑप्शन आपका कह रहा है मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री। हाँ, ऑप्शन नंबर बी में जो आपको देखने को मिल रहा है मिथिला का मंत्री, वो वीरेश्वर था। कौन था, वीरेश्वर था। ठीक मेरे भाई, यहाँ पर एक सेकेंड, हमें लगता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ठीक, पेन तो काम नहीं कर रहा है, हाथ भी तो काम कर जाओ बाबा, कुछ नहीं काम कर रहा है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं वीरेश्वर जो है वो मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर बी आप पा रहे होंगे, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी मिथिला का मंत्री। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक सेकेंड मेरे भाई, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है मेरे भाई, एक सेकेंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलो भाई, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का क्या क्वेश्चन था कि वीरेश्वर कौन था। क्या क्वेश्चन था मेरे भाई, वीरेश्वर कौन था। तो वीरेश्वर भाई मिथिला का मंत्री था। कौन था, मिथिला का मंत्री था मेरे भाई, मिथिला का मंत्री, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, मिथिला का मंत्री। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मिथिला का मंत्री कौन था। मिथिला का मंत्री कौन था मेरे भाई, फटाफट से बताना। तो वीरेश्वर। कौन था, वीरेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मैथिली भाषा के कवि कौन है। मैथिली भाषा कवि विद्यापति जी है। कौन है, विद्यापति जी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जी प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है, विद्यापति जी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलें। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। आलसियों को अन्न और वस्त्र वीरेश्वर देते थे। कौन, मिथिला के मंत्री वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन बड़ा ही मस्त क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आलसी पुरुष कितने थे। कितने आलसी पुरुष थे मेरे भाई, फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आलसी पुरुष कितने थे, 5। कितने थे मेरे भाई, 5 आलसी पुरुष थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे, वीरेश्वर कराते थे। कौन,
वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर चले। अगला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य को नष्ट कर देता है। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस्य। कौन नष्ट कर देता है मेरे भाई? आलस्य। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? मिथिला में। कहाँ रहता था? मिथिला में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कारुणिकों यानी कि दयालुओं, कौन? दयालुओं के बिना किनकी गति नहीं होती? दयालुओं के बिना जो है आलसियों की गति नहीं होती है। किनकी गति नहीं होती है? आलसियों की, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। दयालुओं के बिना किनकी गति नहीं होती? आलसियों की गति नहीं होती। अगला क्वेश्चन पर चलें। यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसियों को भगाने के लिए या फिर आलसियों की परीक्षा लेने के लिए? तो भाई आलसियों की परीक्षा लेने के लिए अलसशाला में आग लगाई गई थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि अलसशाला में आग लगी आग को देखकर कौन भाग गए? धूर्त लोग। कौन भाग गए थे मेरे भाई? धूर्त लोग भाग गए थे। आलसी 4-5 जो आलसी थे वो नहीं भागे थे। ठीक, धूर्त लोग भाग गए थे। 4 आलसी नहीं भागे थे, धूर्त लोग भाग गए थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अलसशाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 4 लोग नहीं भागे। कितने लोग नहीं भागे थे मेरे भाई? 4 लोग नहीं भागे थे, क्योंकि वही 4 आलसी थे। वहाँ पर हमने मिस्टेक किया भाई। आलसी कितने थे? 4 थे भाई, मुझे माफ़ कर देना। वहाँ पर मिस्टेक हमने कर दिया, 5 में लगा दिया था। ठीक, तो आलसी कितने थे? 4 थे, और 4 आलसी ही नहीं भागे थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता? भीषण भूख लगने पर आलसी कुछ भी नहीं कर सकता है भाई। अगर भूख भी लग जाए ना तो आलसी कुछ नहीं कर सकता है। ये सा आलसी था ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। तो आलस नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला संस्कृत टाइप का क्वेश्चन है क्या कि कोऽपि न तथा धार्मिको नास्ति कटे स्मान प्राणो प्राविनोतो। सॉरी भाई, थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। कोऽपि तथा धार्मिको नास्ति कटे सीमान प्रविनोति, यह किसने कहा था? इसका पहले अर्थ समझ लो। इसका अर्थ है कोई भी धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हमारे प्राण बचा सके। ठीक मेरे भाई, समझ में आया? तो ये जो है वो तीसरा आलसी ने कहा था। कौन कहा था? तीसरा आलसी ने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हम देख पा रहे हैं तीसरा आलसी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और चौथा आलसी कहता है चुपचाप सोए रहो भाई, क्यों बोलता है इतना? चौथा आलसी इतना ज़्यादा आलसी था। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलसशाला में आग किसने लगाई? अलसशाला में मंत्री वीरेश्वर ने आग लगाई थी, या फिर अलसशाला के कर्मचारियों ने, या फिर आलसियों ने, या फिर विद्यापति जी ने? ये बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। तो यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि अलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी। किसने आग लगाई थी? कर्मचारियों ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 2021 में पूछा हुआ है कि अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी युक्ति है? अहो कथमयम कोलाहल, इसका पहले अर्थ समझ लो। इसका अर्थ हुआ कि अरे वाह, क्यों इतना हल्ला गुल्ला हो रहा है? अरे वाह नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए अर्थ कि ओह, क्यों इतना हल्ला हो रहा है? क्यों इतना हल्ला बोला हो रहा है? तो ये बोला था पहला आलसी ने कि इतना हल्ला क्यों हो रहा है भाई, क्या हुआ है आखिर? ठीक, इसको पता नहीं कि आग लग गया है इसके अलसशाला में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अलसशाला में आग कब लगाई गई थी? दिन में या रात में, या जब सब सो रहे थे तब, या फिर जब सब भोजन कर रहे थे? तो प्यारे साथियों, आप लोगों को बता दें कि अलसशाला में आग तब लगाई गई थी जब सब सो रहे थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? लो भाई, संस्कृत साहित्य पाठ में आ गए। ठीक, संस्कृत साहित्य
ठीक, तो इसमें जो है स्टार्ट करते हैं। कह रहा है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका जो है पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया है, वो जो है औरतों के महत्व का वर्णन किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है। किसकी, समाज की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री मेरे भाई वो कौन है, पंडित छमाराव। कौन है, पंडित छमाराव। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान काल के संस्कृत लेखिका कौन है। वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका की बात की जाए तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका मिथिलेश कुमारी मिश्र है। कौन है, मिथिलेश कुमारी मिश्र। अगला क्वेश्चन पर चले तो क्या कह रहा है, अच्युत राय की रानी कौन थी। अच्युत राय की रानी त्रिम्बलांबा थी। कौन थी, त्रिम्बलांबा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन पर चले तो कह रहा है कि शंकर चरितम की रचना किसने की थी। शंकर चरितम की रचना जो है वो पंडित छमाराव ने किए थे। कौन किए थे, पंडित छमाराव ने की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन आपका बड़ा ही मस्त क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो भाई कितनी बार, 2 बार इसको पूछा गया है। ठीक, क्या कह रहा है, वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, लेकिन फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो कह रहा है ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऋग्वेद में जो है वो पंच तो नहीं होगा, चतुर्वस्ती तो नहीं होगा, लेकिन हाँ विंशति यानी कि 20, कितना, 20 जो है लेखिकाओं का उल्लेख है किसमें, ऋग्वेद में। ठीक मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है। अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है मेरे भाई, अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन है। कितनी, 5। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी मेरे भाई, तिरुम्बलांबा ने की थी। किसने की थी मेरे भाई, तिरुम्बलांबा ने, क्योंकि इसके पति जो है मधुरा जो है उसको जीत लिए थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना किसने की थी। वरदाम्बिका परिणय महाकाव्य की रचना गंगा देवी ने की थी। किसने की थी, गंगा देवी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है, छमाराव किस काल के लेखक हैं। पंडित छमाराव किस काल के लेखक हैं, तो वो आधुनिक काल के लेखक है। किस काल के लेखक है मेरे भाई, आधुनिक काल के लेखक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है कंपन राय की रानी कौन थी। कंपन राय की रानी कौन थी मेरे भाई, फटाफट से बताना। तो कंपन राय की रानी गंगा देवी थी। कौन थी, गंगा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन जो है आपका पूछ रहा है कि जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन विदुषी रहते थे। गार्गी। कौन रहते थे, गार्गी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है मेरे भाई कि इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है। इंद्राणी का वर्णन जो है मेरे भाई वो किस वेद में है, इंद्राणी का वर्णन आपके ऋग्वेद में। किस में है, ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि मीरा लहरी की लेखिका कौन है। मीरा लहरी की लेखिका पंडित छमाराव है। कौन है, पंडित छमाराव है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किस युग में मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि बल्कि ऋषिका भी थी। तो भाई मेरे यहाँ पर बता दें कि वैदिक युग में जो है मंत्रों की दर्शिका न केवल ऋषि होते थे बल्कि ऋषिका भी होती थी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी मेरे भाई, मैत्री। कौन थी, मैत्री। कौन, सॉरी, हाँ मैत्री, मैत्री ही थे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें।
अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं। चलो भाई, भारत महिमा चैप्टर में प्रवेश कर गए। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? भारत के लोग। ठीक, कौन? देव, जंतु, मनुष्य, दानव, कौन? देव। कौन प्रसन्न होते हैं? देव। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर। और भारत के लोग में देव, देवता भी भारत में जन्म लेने की इच्छा व्यक्त करते रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, पुराण के रचनाकार कौन है? पुराण के रचनाकार कौन है मेरे भाई? फटाफट से बताना। तो पुराण के रचनाकार जो है वो महर्षि वेदव्यास है। कौन है? वेदव्यास है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की महिमा सर्वत्र यानी कि सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं? भारत देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई मेरे, चलो यहाँ पर जो है क्वेश्चन भाग गया था। ठीक, हाँ, किस देश का गुणगान देवता लोग भी करते हैं? भारत, ये वाला हो गया। चलो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है? भारत महिमा पाठ का प्रथम पद कहिए या फिर श्लोक कहिए, वो विष्णु पुराण से संकलित है। किससे? विष्णु पुराण से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक जो है वो भागवत पुराण से संकलित है। किससे? भागवत पुराण से। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है मेरे भाई कि किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेते हैं? तो भारत में। किस में? भारत में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कौन भारतवर्ष का गीत गाते हैं? देवता। कौन? देवता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो आपका पूछ रहा है कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? देवता। कौन प्रसन्न होते हैं? देवता। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? भारत की महिमा विदेशों में, देशों में, सभी जगह गाई जाती है। राज्य में भी गाई जाती है। तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? फटाफट से बताना तो मेरे भाई। भारत की महिमा की बात की जा रही है ना। भारत की महिमा सभी जगह गाई जाती है। अपने देश में गाई जाती है, विदेश में भी गाई जाती है, अपने राज्य में भी गाई जाती है, यानी कि सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पर चलें। पूछ रहा है कि भारत भूमि किससे सेवित है? सागर, पर्वत, झरना, उपयुक्त सभी से। ऑप्शन नंबर डी। ठीक मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या कि जगत का गौरव कौन है? जगत का गौरव कौन है? भारत। कौन है? भारत। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा? भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा मेरे भाई? भारत महिमा का आधुनिक पद जयशंकर प्रसाद ने रचा। किसने रचा? जयशंकर प्रसाद ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि हमारी भारतीय धरा कैसी है? हमारी भारतीय धरा विशाल है। कैसी है? विशाल है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है भारतीय संस्कार कितने हैं? लो भाई, भारतीय संस्कार वाला जो चैप्टर है उसमें प्रवेश कर गए। क्या पूछ रहा है? भारतीय संस्कार कितने हैं? तो भारतीय संस्कार मेरे भाई 16 है। कौन है? कितने हैं? 16 है। अब अगला क्वेश्चन, भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण होता है? भारतीयों में संस्कार से जो है वो किसका निर्माण होता है? फटाफट से बताना तो। व्यक्तित्व का। किसका? व्यक्तित्व का। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? यानी कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं मेरे भाई? 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं? यानी कि जन्म के बाद। ठीक, तो बचपन में 6 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 6 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि शिक्षा संबंधी संस्कार कितने हैं? शिक्षा संबंधी संस्कार कितने हैं मेरे भाई? 5 होते हैं। कितने?
5 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, गृहस्थ में के कितने संस्कार हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं मेरे भाई, गृहस्थ के एक ही संस्कार होते हैं, गृह प्रवेश। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है, मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं, एक ही संस्कार होते हैं भाई, अंतिम संस्कार। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पर चलें। क्या पूछ रहा है मेरे भाई, प्राचीन सांस्कृतिक पहचान किससे होती है। क्या पूछ रहा है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, संस्कारों से। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, कह रहा है बड़ा ही मस्त क्वेश्चन कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। किसके, शिक्षा संस्कार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो विवाह संस्कार। किस संस्कार के द्वारा, विवाह संस्कार, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होता है, अंत्येष्टि संस्कार। कौन सा संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। तो मरने के उपरांत। कब, मरने के उपरांत, मरने के बाद। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो अक्षर आरंभ करना यह जो है किस संस्कार के अंतर्गत आता है, फटाफट से बताना। तो यह आ जाएगा शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, क्योंकि जब आप अक्षर लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ से आपकी शिक्षा संस्कार स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है। सप्तपदी क्रिया जो है वो विवाह संस्कार में संपन्न की जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आता है। पुंसवन जो है वो आपका जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, देखो भाई पूछ रहा है कि गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन प्रवेश करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत आता है। किस संस्कार के अंतर्गत आता है, गृहस्थ संस्कार के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, धर्म की रक्षा किससे होती है। धर्म की रक्षा जो होती है वो किससे होती है मेरे भाई, फटाफट से बताना। अब तो यहाँ पर तो आपको बताना पड़ेगा भाई, इतना तो हम बताए, हम बता दें। सच बोलते हो, सच, सत्य। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से। अगला क्वेश्चन, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। लो भाई नीति श्लोका पाठ में पहुंच गए। ठीक, तो नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है मेरे भाई, वो विदुर नीति से संकलित है। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, विदुर नीति से। क्योंकि यहाँ पर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है कि नीति श्लोका पाठ में जब 5 पांडव थे वन में, ठीक, तो उन्हें प्यास लगती है। प्यास लगती है तो पांडव जो हैं वो जाते हैं तालाब किनारे पानी पीने के लिए। उसी टाइम यक्ष देवता भी पहुंच जाते हैं और यक्ष देवता भी उन्हें रोक देते हैं। तो उन्हें रोक देते हैं तो यक्ष देवता के रोकने पर जो है पांडव नहीं रुकता है और पानी पीने लगता है। तो पांडव में 4 भाई नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन, ठीक, ये चारों पानी पी पी कर मर जाते हैं। लेकिन जब कौन आते हैं मेरे भाई, जब युधिष्ठिर जी आते हैं तो वो देखते हैं मेरे चारों भाई तो मर गया है, मर तो नहीं गया था, मतलब मूर्छित हो गया था। ठीक, तो वो जो है यक्ष देवता पूछते हैं आखिर ये क्यों हुआ। तो यक्ष देवता बोलते हैं कि हम इनसे सवाल पूछना चाहते थे, ये नहीं बता रहे थे, इसलिए हमने इनको मूर्छित कर दिया। जब तक ये मेरे सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा तब तक इनको मूर्छा अवस्था से नहीं हटाया जाएगा। ठीक, तो उसी टाइम जो है नीति श्लोका हुआ था और विदुर जी जो है वो नीति श्लोका के जो है विदुर नीति काहे कहा जाता है नीति श्लोका, क्योंकि विदुर जी युधिष्ठिर के पिता, सॉरी युधिष्ठिर के चाचा, ठीक, अर्जुन के चाचा जो थे दुर्योधन के पिताजी, उनको सभी बात बता रहे थे। क्योंकि दुर्योधन के पापा को तो दिखता नहीं था, अंधे थे ना वो, तो उनको दिखता नहीं था। क्या नाम था, धृतराष्ट्र। ठीक, तो उनको दिखता नहीं था तो उनको सारी बातें कौन बता रहा था, विदुर जी। ठीक, तो इसलिए ये जो चैप्टर है इसको
किससे रिलेट किया गया? विदुर नीति से। किससे? विदुर नीति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो विदुर नीति जो है वो किसका अंश विशेष हो जाएगा? फटाफट से बताना। तो किसका अंश विशेष होगा? महाभारत का। यहाँ रामायण नहीं होना चाहिए था मेरे भाई, यहाँ पर जो है रामायण कदापि नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर महाभारत होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था मेरे भाई? महाभारत। क्या? महाभारत। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखिएगा जब आपके एग्जाम में, तो महाभारत रहेगा तो लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ रहा है कि नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर। कौन है मेरे भाई? महात्मा विदुर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते थे? किसके? धृतराष्ट्र के, दुर्योधन के पापा धृतराष्ट्र के, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर क्वेश्चन पर चले। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नरक के कितने द्वार हैं? नरक के कितने द्वार हैं मेरे भाई? फटाफट से बताना। 100 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए मेरे भाई, 100 नंबर क्वेश्चन पे। ये तो अब आपको बताना पड़ेगा भाई, फटाफट से बताओ कितने हैं? 3। कितने हैं मेरे भाई? 3 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा जो है ना वो किसकी हत्या करता है? फटाफट से बताना। तो क्षमा किसकी हत्या करता है? धर्म की हत्या तो नहीं करता है क्षमा, अर्थ की हत्या भी नहीं करता है। अगला ऑप्शन देखा जाए तो काम की भी हत्या नहीं करता, क्रोध की हत्या करता है। क्षमा किसकी हत्या करता है? क्रोध की, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? सर्वश्रेष्ठ धन कौन है? सर्वश्रेष्ठ धन जो है वो धर्म है। क्या है? धर्म है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किससे सुख की प्राप्ति होती है? किससे सुख की प्राप्ति होती है मेरे भाई? अहिंसा से। किससे? अहिंसा से। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन पर चलें मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा धन है, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? तो कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? फटाफट से बताना। तो विद्या। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? विद्या, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है किसको विद्या की रक्षा, किससे विद्या की रक्षा होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से। किससे होती है? अभ्यास से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है मेरे भाई? फटाफट से बताना। तो रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? पता है? पता है? फटाफट से बताना। तो यहाँ भोग से तो नहीं होगा भाई, अभ्यास से तो विद्या की रक्षा होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। ऑप्शन नंबर डी में या फिर सी में एक ऑप्शन रहता, वो रहता क्या? मांजने वाले बर्तन को क्या कहते हैं? उसी से रिलेटेड एक शब्द है, हमें याद आएगा तो हम बता देंगे। ठीक मेरे भाई, हम अभी ध्यान से हमें उतर रहा है, ये भोग नहीं होगा, ये नहीं होगा और ना ही ये होगा। ध्यान आएगा तो हम बता देंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। आचरण से, हाँ समझ में आ गया मेरे भाई। क्या? रूप की रक्षा कैसे होती है? आचरण से। हाँ, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है मेरे भाई? खानदान यानी कि कुल की रक्षा किससे होती है? कुल की रक्षा भी आचरण से होती है। किससे होती है? आचरण से होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि घर की शोभा कौन है? घर की शोभा स्त्री है। कौन है? स्त्री है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चले। अपयश को कौन नष्ट करता है? अपयश, अपयश को कौन नष्ट करता है मेरे भाई? सद्व्यवहार। कौन नष्ट करता है? क्षमा। अपयश, अपयश मतलब होता है क्रोध, और क्रोध को कौन नष्ट करता है? क्षमा। हाँ, अपयश को कौन नष्ट करता है? क्षमा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करेगा भाई? फटाफट से बताना। उद्योग। भाई गरीब हो, कोई काम धंधा करो, यानी कि उद्योग, उद्योग करोगे तो आप गरीबी से निकल जाओगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चले तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? सद्व्यवहार। कौन? सद्व्यवहार। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कर्मवीर कथा समाज किस वर्ग की कथा है? दलित। किस वर्ग की कथा है मेरे भाई? दलित। ठीक, चलो भाई कर्मवीर कथा में चैप्टर में प्रवेश कर गए हैं।
तो यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है दलित। कर्मवीर कथा किस समाज से प्रेरित है? दलित। अगला क्वेश्चन, भिखन टोला किस प्रांत में है? भिखन टोला किस प्रांत में है बताने की कोशिश करेंगे आप लोग, बिहार में। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। कह रहा है कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? भिखन टोला का। कहाँ का? भिखन टोला का। अगला क्वेश्चन, दलित पुरुष का नाम क्या था? राम प्रवेश राम। क्या था? राम प्रवेश राम। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका है कि भिखन टोला देखने कौन आए थे? शिक्षक। कौन आए थे? शिक्षक। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कौन सा स्थान प्राप्त किया था मेरे भाई? फर्स्ट। ठीक, कौन सा? फर्स्ट स्थान प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? राम प्रवेश राम की ख्याति सभी जगह गूंजने लगी। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन लो, बहुत ही छोटा हो गया, चलो अब चलते हैं। कह रहा है कि कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? कर्मवीर जो है महत्तम पद प्राप्त किया, जिसको डीएम बोलते हैं। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। समझ में आया? अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि कर्मवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी। यूपीएससी का नाम सुने हो भाई मेरे? यूपीएससी में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्मवीर कौन है? कर्मवीर कौन है? राम प्रवेश राम। कौन है? राम प्रवेश राम। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट होगा। भाई कोई भी बच्चा अगर पढ़ने जाएगा तो किससे अगर सपोज डैट आप यहाँ पर क्लास कर रहे हो तो हमसे किस लिए आकर्षित हो रहे हो? किस लिए आकर्षित हो रहे हो? क्योंकि आपको अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको कुछ समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब आकर्षित हो रहे हो। चाहे हम पढ़ाए चाहे कोई और टीचर पढ़ाए, उनसे अगर आप आकर्षित हो रहे हो तो उनकी शिक्षा शैली जो है, उनके पढ़ाने का जो स्टाइल है वो आपको पसंद आ रहा है, इसलिए आप उनसे आकर्षित हो रहे हो। तो बस वही बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बने? स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर राम प्रवेश राम की ख्याति बढ़ी थी। किसकी? राम प्रवेश राम की। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चले तो यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम आपको कन्फ्यूजन में डालना नहीं चाहेंगे। इसीलिए अगर आप में से किसी विद्यार्थी को कन्फ्यूजन हो कि स्नातक प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी थी, शिक्षक की या फिर उसके पिता की, तो भाई शिक्षक पढ़ाते हैं, पिता भी एक तरह से जिम्मेवार पिता होते हैं। ठीक, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है पढ़ने के प्रति, ठीक, तो एक स्टूडेंट का ही हो सकता है। स्टूडेंट कौन था? राम प्रवेश राम। तो यहाँ पर ख्याति किसकी बढ़ेगी? राम प्रवेश राम की। ठीक, तो कन्फ्यूजन मुझे लगता है अब आप लोगों को दूर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया था? राम प्रवेश राम को। किसको? राम प्रवेश राम को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किसके अर्थभाव में राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश किया? किसके अर्थभाव में? फटाफट से बताना, किसके अर्थभाव में? शिक्षक के अर्थभाव में। शिक्षक ने कहा पढ़ लिख लो भाई, जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है। खान सर का एक डायलॉग सुने होंगे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वही बात है, शिक्षक ने प्रेरित किया राम प्रवेश राम को और फिर राम प्रवेश राम ने महाविद्यालय में प्रवेश किया। ठीक, समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? लक्ष्मी जो है वो किस प्रकार के व्यक्ति के पास आएगी? आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बता सकते हैं या फिर हम बताएं? लक्ष्मी उद्योगी के पास आएगी, जो उद्योग लगाएगा, उद्योग कारोबार लगाएगा, उसके पास आएगा कौन? लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक मेरे भाई, बलवान के पास लक्ष्मी नहीं आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम की। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है क्या? कह रहा है कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी समस्या
तपस्या क्या है? छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या जो है वो अध्ययन है। क्या है? अध्ययन है, यानी कि पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कर्मवीर कथा। कौन है? कर्मवीर कथा। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि उद्योगिनम पुरुष सिंह मोती क्या है? उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, यह उक्ति किस बात से संकलित है? कर्मवीर कथा से। उद्योग करने वाले पुरुष के पास ही लक्ष्मी आती है। ठीक, अगला क्वेश्चन, परिश्रमी पुरुष को कौन वरण करती है? परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी जी वरण करती है। कौन? लक्ष्मी जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चले। कह रहा है कि स्वामी दयानंद कौन थे? लो भाई, स्वामी दयानंद का जो चैप्टर है उसमें प्रवेश कर गए। तो स्वामी दयानंद जी जो है वो आर्य समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? क्या नाम था मेरे भाई? फटाफट से बताना। तो क्या नाम था स्वामी दयानंद के बचपन का नाम? शिव शंकर या फिर मूल शंकर या फिर उमा शंकर? क्या नाम था? मूल शंकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चले। स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। टंकारा गांव में। किस गांव में? टंकारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन पर चले। अगला नंबर क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई मेरे भाई? किस नगर में हुई? फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा। मुंबई। किसमें? मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म किस प्रांत में हुआ था? बताना। तो गुजरात। किस प्रांत में? गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी की रचना है। किसकी? स्वामी दयानंद जी की। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो क्या कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन पर चले मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे कि मूल शंकर किनका नाम था? मूल शंकर स्वामी दयानंद जी का नाम था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद जी का जन्म कब हुआ था? फटाफट से बताना मेरे भाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बता सकते हैं। 1824 ईस्वी। ठीक, अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? तो विरजानंद के कहने पर। किनके कहने पर? विरजानंद। गिरजानंद मत मार देना मेरे भाई, विरजानंद। कौन? विरजानंद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के या फिर गणेश के? अब यहाँ पर आप लोग कन्फर्म करो था। किसके उपासक थे? गणेश के। शिव के पुत्र गणेश के। मैंने मिस्टेक से मारा शिव, तो ये आप लोग मत कीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। ठीक मेरे भाई, अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए थे? मथुरा। कहाँ गए? मथुरा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन लो भाई, कहाँ पर आ गए? 146 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे ना। हाँ, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद थे। कौन थे? स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? किसने अपनाया धर्मांतरण? फटाफट से बताना तो मेरे भाई। दलित ने, क्योंकि हिंदू समाज में दलित को कोई इज्जत नहीं मिलता है। ठीक, इसलिए दलित ने धर्मांतरण कर लिया। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था?
कर्मकांडी परिवार में। किस परिवार में हुआ था मेरे भाई? कर्मकांडी परिवार में। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वेदभाष्य की रचना किसने की? दयानंद जी ने। किसने की थी? दयानंद जी ने। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। किसने? स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने। डीएवी का मतलब क्या होता है? दयानंद एंग्लो वैश्विक विद्यालय। ठीक। अगला क्वेश्चन। अब चलो भाई मंदाकिनी वर्णनम चैप्टर में प्रवेश कर चुके हैं। आप लोगों को बता दें मेरे भाई कि अभी आधा क्वेश्चन भी नहीं हुआ है। ठीक। तो अभी नो सॉरी भाई, आधा क्वेश्चन हो गया है। अब 100 क्वेश्चन और बचा है। ठीक। 100 क्वेश्चन और बचा है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। ये भी ख़त्म ही हो जाएगा। 150 तो ख़त्म कर लिए, ये भी ख़त्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन सॉरी 151 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है मेरे भाई? फटाफट से बताना। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? वाल्मीकि जी। अगला क्वेश्चन पर चले। अब थोड़ा फास्ट करें। चलो भाई फास्ट करते हैं। कह रहा है मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? अयोध्या कांड से। किस कांड से? अयोध्या कांड से। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछ रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार कौन है? मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार वाल्मीकि जी हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पर चले। अयोध्या कांड किस ग्रंथ का पाठ भाग है? रामायण। किसका? रामायण का। अगला क्वेश्चन पर चले। कह रहा है कि रघुवंश काव्य की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि जी ने। अगला क्वेश्चन पर चले। पूछ रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है? चित्रकूट पर्वत। किस पर्वत? चित्रकूट पर्वत। अगला क्वेश्चन पर चले। कह रहा है सीता जी रामचंद्र की थी पत्नी। कौन थी? पत्नी। अगला क्वेश्चन। मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है मेरे भाई? चित्रकूट में। कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ रहा है कुछ? अगला क्वेश्चन। मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? गंगा नदी यानी कि मंदाकिनी नदी। किसका? मंदाकिनी का। ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाई। पूछ रहा है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? भाई मंदाकिनी नदी में कौन स्नान कर रहे हैं? फटाफट से बताना। तो कौन स्नान कर रहे हैं? ऋषि लोग। कौन स्नान कर रहे हैं? ऋषि लोग। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट। किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट। अगला क्वेश्चन पर चले। नाचने के समान कौन दिखता है? नाचने के समान कौन दिखता है मेरे भाई? फटाफट से बताना। नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत। कौन दिखता है? पर्वत। अगला क्वेश्चन। हंस सारस से सेवित विचित्र तटों वाली कौन है? मंदाकिनी नदी। कौन है? मंदाकिनी नदी। अगला क्वेश्चन। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? मंदाकिनी वर्णनम में। किस पाठ में? मंदाकिनी वर्णनम में। अगला क्वेश्चन। रमणीयानि तीर्थानि किम संजयन्ति। रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? इसका अर्थ क्या हुआ? रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो रति को। किसको? रति को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता जी को। किसको? सीता जी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट पर्वत पर। कहाँ पर? चित्रकूट पर्वत पर। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम। कौन सा पाठ संकलित है? मंदाकिनी वर्णनम। अगला क्वेश्चन पर चलें। क्या पूछ रहा है कि रघुवंशम किनकी कृति है? वाल्मीकि जी की। किनकी कृति है? वाल्मीकि जी की। अगला क्वेश्चन पर चलें। लो भाई व्याघ्रपथिक कथा पर आ गए। क्या पूछ रहे हैं? व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? कौन है रचनाकार भाई मेरे? कौन है?
नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर चलें। कह रहा है व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के मित्रलाभ खंड से लिया गया है। किससे? मित्रलाभ खंड से। अगला क्वेश्चन, कुत्र तव कुंडलम, यह किसने कहा? यह पथिक ने कहा था बाघ को कि तुम्हारा कुंडल कहाँ है। ठीक मेरे भाई, किसने कहा था? पथिक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था? व्याघ्र यानी कि बाघ कि हाथ में कुछ लेकर के बोल रहा था, अब हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, हमसे चला नहीं जाता, अब मैं ये सोने का कंगन किसी को दान करना चाहता हूँ, कृपया करके कोई दान में ले ले। ठीक, कौन बोल रहा था? व्याघ्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो वो भाई बूढ़े बाघ के द्वारा, बाघ ने इसको मार के खा गया फटाक से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था? क्या था मेरे मेरे? रजक कंगन। क्या था? रजक कंगन यानी कि चमचमाती हुई कंगन, सोने का कंगन, स्वर्ण कंगन। क्या? रजक मतलब हो जाता है चांदी, लेकिन सोने का कंगन था तो स्वर्ण कंगन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हितोपदेश का अर्थ है। हितोपदेश का अर्थ है हित का उपदेश। क्या? हित का उपदेश। अगला क्वेश्चन, पथिक को किसने मारा? पथिक को किसने मारा था भाई मेरे? व्याघ्र यानी कि बाघ ने। किसने मारा था? बूढ़े बाघ ने। अगला क्वेश्चन, पथिक कहाँ फंस गया था? पथिक फंस गया था कीचड़ में। किस में फंस गया था? कीचड़ में। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ नहीं करना चाहिए। क्या? लोभ नहीं करना चाहिए भाई मेरे, लोभ किए गए। ठीक, लालच बुरी बला है। ठीक, क्या? लालच बुरी बला है। अगला क्वेश्चन, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? भाई पथिक। कौन प्रभावित हुआ? पथिक, जो रास्ते से जा रहा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन वंशहीन था? तो बूढ़ा बाघ जो है ना, व्याघ्र, वो वंशहीन था। क्या था? वंशहीन था। अगला क्वेश्चन, क्रिया किसके बिना भाव रूप हो जाता है? क्रिया जो है काम कर रहे हैं और विवेक के बिना भाव रूप हो जाता है, ज्ञान के बिना भाव रूप हो जाता है। ठीक, क्रिया ज्ञान के बिना भार स्वरूप हो जाता है। भाव रूप नहीं, भार स्वरूप। ये एक जो है श्लोक सुने होंगे, ज्ञानम का अधि, ये हाँ, ज्ञानम भारम क्रिया बिना, यानी कि ज्ञान जो है ना वो काम के बिना भार स्वरूप हो जाता है। ठीक, तो क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है? ज्ञान के बिना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दानशील कौन था? दानशील कौन था मेरे भाई? व्याघ्र। वाह व्याघ्र, वाह, दान किए लेकिन दान में खा गए सज्जन को ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश से लिया गया है। किससे लिया गया है? हितोपदेश से। अगला क्वेश्चन है दुराचारी कौन था? दुराचारी व्याघ्र था। कौन था? व्याघ्र था। अगला क्वेश्चन, किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? मांसाहारी जीव पर भाई मेरे, हिंसक जीव पर। किस पर? हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक मेरे भाई, मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था? स्वर्ण कंगन। क्या? स्वर्ण कंगन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? लोभ मनुष्य को विनाश पर ले जाता है। कहाँ ले जाता है? विनाश। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है? नारायण पंडित जी, ऊपर भी बताए। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है? व्याघ्रपथिक कथा हितोपदेश के मित्रलाभ खंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, कुत्र तव कंगनम, यह किसने कहा? कुत्र तव कंगनम जो है ये पथिक ने कहा कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख पा रहे हैं, पथिक ने कहा था कुत्र तव कंगनम, यानी कि तुम्हारा कंगन कहाँ है। यह किसने कहा था? पथिक ने कहा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन स्नान किए हुए हाथ में कुछ लिए हुए तालाब के किनारे बोल रहा था? तो भाई व्याघ्र बोल रहा था। दोबारा आ गया क्या?
पथिक किसके द्वारा मारा और खाया गया? तो भाई बूढ़े बाघ के द्वारा मारा और खाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याघ्र के हाथ में क्या था? व्याघ्र के हाथ में भाई स्वर्ण कंगन था। क्या था? स्वर्ण कंगन था। अगला क्वेश्चन देखो भाई, हितोपदेश का अर्थ है हित का उपदेश। क्या है? हित का उपदेश। अगला क्वेश्चन, पथिक को किसने मारा? तो पथिक को किसने मारा? व्याघ्र ने मारा। अगला क्वेश्चन, पथिक कहाँ फंस गया? पथिक कहाँ फंस गया? कीचड़ में फंस गया। अगला क्वेश्चन, व्याघ्र पथिक कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है? लोभ नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पथिक। अगला क्वेश्चन देखा जाए, कर्णस्य दानवीरता चैप्टर पर आगे भाई कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णभार से। किससे? कर्णभार से। प्यारे छात्रों, आप लोग से अब एक छोटा सा निवेदन है मेरे भाई, यहाँ तक क्लास की हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट अगर आप चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें पता चलेगा हाँ भाई आप लोगों ने हमारा साथ दिया। फिर हम नेक्स्ट जो है क्लास लेकर के आएंगे, जो कि इससे भी तगड़ा क्लास होगा, ठीक। क्योंकि अगला जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का, सोशल साइंस में धमाका मचाना आपका काम है, ठीक, और धमाका लाना वो मेरा काम है, ठीक। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर हमारा साथ जरूर दीजिए, ठीक। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बस थोड़ा सा टाइम लगता है, कर लो और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लो, ठीक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार से। अगला क्वेश्चन, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? लो भाई, फिर 201 नंबर क्वेश्चन में था। हाँ, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है भाई मेरे? फटाफट से बताना दो। महाभारत में किसका उल्लेख मिलता है? किस लेखिका का? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? पता है? सुलभा का। किसका? सुलभा का, ठीक। गार्गी तो भाई मेरे ये मिथिला की थे ना, सुलभा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कर्ण था। कौन था? कर्ण। अगला क्वेश्चन, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? कर्ण जो है वो कौरव के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था, दुर्योधन के पक्ष से। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मण रूप में कौन प्रवेश किया? ब्राह्मण रूप में इंद्र प्रवेश किया था। कौन? इंद्र। अगला क्वेश्चन, दानवीर कौन था? क्या? दानवीर कौन था? तो दानवीर मेरे भाई कर्ण थे। कौन थे? कर्ण थे, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्ण किस देश का राजा था? अंग देश का राजा, जो कि बिहार में पड़ता था, ठीक। अपने बिहार में, अंग देश पहले बिहार में पड़ता था, ठीक। अगला क्वेश्चन, कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण कुंती का पुत्र था। किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भिक्षुक किस देश में आया था? भिक्षुक, सॉरी देश नहीं, यहाँ पर वेश होना चाहिए था, ठीक मेरे भाई। क्या होना चाहिए था? वेश होना चाहिए था। टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरे भाई, तो मुझे माफ़ कर देना, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था, ठीक। भिक्षुक किस वेश में आया था? भिक्षुक जो है वो ब्राह्मण वेश में आया था, ठीक। अगला क्वेश्चन पर चले, कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक भास हैं। कौन है? भास हैं। अगला क्वेश्चन पर चले, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, समय परिवर्तन के साथ कौन नष्ट हो जाता है? समय परिवर्तन के साथ क्या नष्ट हो जाता है? समय परिवर्तन के साथ जो है वो शिक्षा नष्ट हो जाता है, ठीक। शिक्षा नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, अर्जुन किसके पक्ष से युद्ध लड़ रहा था? अर्जुन जो वो पांडव था, पांडव है तो भाई पांडव के पक्ष से युद्ध लड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कर्ण कवच और कुंडल किसको दिया? इंद्र को दिया। किसको दिया? इंद्र को दिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कवच और कुंडल किसके पास था? कवच और कुंडल किसके पास था भाई मेरे? कर्ण के पास था। सूर्यपुत्र कर्ण के पास था, ठीक। अगला क्वेश्चन, कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण का कवच और कुंडल का विशेषता यह था कि उसे भेदा नहीं जा सकता था, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या था? अगला क्वेश्चन जो है वो है, कर्ण ने कवच कुंडल देने के पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? तो कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पहले क्या, मतलब कवच और कुंडल, ठीक, देने के पूर्व, कवच और कुंडल देने से पहले क्या देने की इच्छा प्रकट की थे? तो कर्ण जो है कवच और कुंडल देने से पहले जो है वो कहे थे कि आप मेरा अपना सिर ले लीजिए, ठीक। क्या? सिर। तो इंद्रदेव ने बोला नहीं, मुझे आपका सिर तो नहीं चाहिए भाई, कवच और कुंडल चाहिए। अगला क्वेश्चन, ना दात्यम ना दात्यवयम
यह किसने कहा था? यह किसने कहा था भाई? यह किसने कहा था? फटाफट से बताना तो। यह सल्ले ने कहा था। किसने कहा था? सल्ले ने। कि नहीं दो भाई, नहीं दो, ये इंद्र है। कर्ण बोलता है हाँ भाई इंद्र है, हम जानते हैं इंद्र है, लेकिन हम तो देंगे भाई। शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया था? कवच और कुंडल दोनों। ठीक, कवच और कुंडल दोनों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के पक्ष आया? इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया? इंद्र जो है वो ब्राह्मण रूप में कर्ण के समक्ष आया था। अगला क्वेश्चन, भवंत महमेव नमस्करोमि किसका कथन है? भवंत महमेव नमस्करोमि किसका कथन है? फटाफट से बताना तो मेरे भाई, किसका कथन है? कर्ण का। ये प्रार्थना करते हैं। ठीक है, देखो भाई ये 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि यहाँ पर मिस्टेक से टाइप होके यहाँ आ गया, जिसको यहाँ रहना चाहिए था। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व शांति चैप्टर में प्रवेश कर गए। क्या है कि विश्व शांति पाठ से किस वातावरण का चित्रण किया गया है? विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? विश्व शांति पाठ में जो है वो अशांति के वातावरण का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन, दुख का विषय क्या है? अशांति। क्या है? अशांति। अगला क्वेश्चन, अशांति मानवता का क्या कर रही है? अशांति मानवता का विनाश कर रही है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, मानवता के विनाश का भय किससे है? मानवता का विनाश का भय जो है शस्त्र और अस्त्र दोनों से है मेरे भाई। किससे? दोनों से। अब देखो भाई इसमें हम कौन सा ऑप्शन लगाए, तो कभी कभी भाई मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी लगा देते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना होना चाहिए। अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रहे हैं? अनेक राज्यों में जो है वो युद्ध चल रहा है। क्या युद्ध? शस्त्र युद्ध। क्या चल रहा है? शस्त्र युद्ध। अगला क्वेश्चन, अशांति के कारण कितने हैं? अशांति के कितने कारण है मेरे भाई? फटाफट से बता सकते हो तो बताओ, वरना हम तो पता ही भी करेंगे। अशांति के 2 कारण है। ठीक, कितने? 2। लोभ, लालच। ठीक, अगला क्वेश्चन, विश्व शांति को कौन काल माना जा सकता है? विश्व शांति को कौन काल माना जा सकता है? विश्व शांति का काल कौन सा है? फटाफट से बताना था। विश्व शांति का कौन सा काल माना जा सकता है? सूर्योदय। क्या? सूर्योदय। ठीक, अगला क्वेश्चन, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन सी संस्था है? संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, वैर को कौन बढ़ाता है? वैर को कौन बढ़ाता है भाई? लालच, इच्छा। ठीक, स्वार्थ। ठीक, स्वार्थ, लालच। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारतीय दर्शन का मूल तत्व किसे माना जाता है? भारतीय दर्शन का मूल तत्व किससे माना जाता है? अवैर को। किसको? अवैर को। अगला क्वेश्चन, अशांत सागर तटों के बीच कौन स्थित है? अशांत सागर तटों के बीच कौन स्थित है? अशांत सागर तटों के बीच संसार स्थित है। अगला क्वेश्चन, असहिष्णुता कौन पैदा करता है? असहिष्णुता कौन पैदा करता है? वैर। कौन पैदा करता है? वैर। अगला क्वेश्चन, क्या बलपूर्वक निवारणीय है? क्या बलपूर्वक निवारणीय है? स्वार्थोपदेश। स्वार्थोपदेश बलपूर्वक निवारणीय है। ठीक, अगला क्वेश्चन, शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? परोपकार से। किससे? परोपकार से। अगला क्वेश्चन, सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? उदार चरित्र वालों के लिए। किसके लिए? उदार चरित्र वालों के लिए। अगला क्वेश्चन, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से संकलित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की। अगला क्वेश्चन, अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? शांति की। किसकी? शांति की। अगला क्वेश्चन, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय अशांति है। अगला क्वेश्चन, वैरेन वैरस्य शमनम असंभव किसकी उक्ति है? किसने ये बोला? बता सकते हो भाई मेरे? ऑप्शन तो देख लो यार। महात्मा बुद्ध ने। किसने? महात्मा बुद्ध ने। ऑप्शन नंबर ए। बिना ऑप्शन देखे आंसर मत लगा देना, नहीं तो गया, बाय बाय, टाटा, गुड बाय हो जाएगा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है?
न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम जी। कौन है? गौतम जी। अगला क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनी जाती है? शास्त्र की। अगला क्वेश्चन, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। अब चलो, अब प्रवेश कर गए हैं शास्त्रकारा चैप्टर में, लास्ट चैप्टर है। ठीक, अब तो खत्म हो जाएगा। ठीक, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? शिक्षक। किसके 6 अंग होते हैं? किसके 6 अंग होते हैं? रामायण के तो 6 अंग नहीं है, उत्तर शैली के 6 अंग होते हैं। किसका? 6 अंग उत्तर शैली के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कक्षा में छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का। ऑब्वियस सी बात है, कक्षा में कौन आएंगे? शिक्षक। तो अभिवादन किसका होगा? शिक्षक का। अगला क्वेश्चन, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? फटाफट से बताना मेरे भाई। शास्त्रकारा पाठ जो है वो किस शैली में है? वार्तालाप शैली में। किस शैली में है? वार्तालाप शैली में। अगला क्वेश्चन, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? पाणिनि का। किसका? पाणिनि का। अगला क्वेश्चन, ज्ञान का शासक कौन होता है? ज्ञान का शासक कौन होता है? फटाफट से बताओ तो। ज्ञान का शासक शास्त्र होता है। कौन होता है? शास्त्र होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? शास्त्र कराता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं मेरे भाई? 6 है। कितने हैं? 6 है। अगला क्वेश्चन, उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराता है? उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराता है? शिक्षा कराता है। कौन कराता है? शिक्षा कराता है। अगला क्वेश्चन, निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। कौन है? यास्क। अगला क्वेश्चन, छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? क्या कह रहा है? छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? छंद शास्त्र के रचयिता कौन है? पिंगल। कौन है? पिंगल। अगला क्वेश्चन, ज्योतिष शास्त्र के रचयिता कौन है? ज्योतिष शास्त्र के रचयिता कौन है? लगध। कौन है? लगध। अगला क्वेश्चन, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? कर्मकांड के रचनाकार कौन है? गौतम। कौन है? गौतम। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? कौन है मेरे भाई? सांख्य दर्शक संस्थापक कपिल। कौन है? कपिल। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन है मेरे भाई? फटाफट से बताना दो। पतंजलि। कौन है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन, वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कणाद। कौन है? कणाद। अगला क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है? मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन है मेरे भाई? बताना तो। जैमिनी। कौन है? जैमिनी। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है शायद। क्या है? अगला और लास्ट। अगला और लास्ट क्वेश्चन है जो कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 260। क्या वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? कपिल। कौन है? कपिल। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। बाकी अब तो क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब वही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ये तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो भाई, सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, कर लो। और क्लास कैसा लगा ये कमेंट में बता दीजिएगा, तो अच्छा लगेगा मुझे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो भाई अब भी लाइक कर दो और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक। बाकी आपका अपना भाई है धीरज। ठीक, तो इसको भूलना जाना भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ और हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो चलो भाई, आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और खुशी खुशी अच्छे से आप एग्ज़ाम दीजिए। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, बहुत बहुत अच्छा जाए, यही हम
आपसे उम्मीद करते हैं और ऊपर वाले से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बहुत अच्छा जाए। ठीक, बाकी हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप लोगों का एग्ज़ाम जाए और आप लोग भी जितना अच्छा कर सके उतना अच्छा ज़रूर कीजिएगा। ठीक मेरे भाई, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। ठीक, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।